हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बुक के हर चैप्टर को पूरा डिटेल में बताया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे वीडियोस पूरा देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियोस ज़्यादातर लॉन्ग ही होते हैं क्योंकि हम कभी भी बुक के कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है कि नहीं कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी जॉब करो, स्थायी वेतन पाओ और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। लेखक कहते हैं कि मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूँगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परिकथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। लेखक कहते हैं कि मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूँगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करें। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती ही है। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी वेतन या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की ज़रूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं हैं कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। लेखक कहते हैं कि सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के परसेंटेज पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। लेखक कहते हैं कि गौर करें कि इन चीज़ों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को अपने ऊपर यकीन होता है। उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक
पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। लेखक कहते हैं कि गरीब लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि हाल ही में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशन परामर्शदाता से पड़ा, जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4000 की फ़ीस दूं। लेखक कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि $4000 की फ़ीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा। लेखक कहते हैं कि उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20,000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे पाएं तो क्या होगा। लेखक कहते हैं कि उसने जवाब दिया, क्योंकि वह अपना टाइम दे रही है इसलिए वह इतनी फ़ीस की हकदार है। लेखक कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, आपके टाइम की फ़ीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फ़ीस देने में है, और अगर आप वह परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको फ़ीस क्यों दूं। दूसरी तरफ लेखक कहते हैं कि अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ीस मिलनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि मेरा प्रस्ताव यह है कि आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगी, मैं आपको उसकी 50% फ़ीस दूंगा। यानी आपके बताए गए आंकड़ों के अनुसार इसका मतलब यह है कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फ़ीस से 2.5 गुना है। लेखक कहते हैं कि क्या वह इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वह कंगाल थी? लेखक कहते हैं कि हाँ, और वह जीवन भर ऐसे ही रहेगी, कम से कम जब तक उसे यह मालूम नहीं हो जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग पैसे के बदले में अपना टाइम देते हैं। इस रणनीति के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपका टाइम सीमित है। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का आप गला घोट रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने टाइम के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। लेखक कहते हैं कि मान लें कि आप एक पेन का बिजनेस करते हों और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर्स को फ़ोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवा कर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने
लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मान लें कि आप मसाज थेरेपिस्ट हों और आप इतने सौभाग्यशाली हों कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हों और वो लोग आपसे ही मालिश करवाना चाहें, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि क्यों, मैं पेन के बिजनेस में नहीं हूँ। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन के सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि निजी सेवा व्यवसाय करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें। जब तक कि आप खुद को डुप्लिकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका ना खोज लें। लेखक कहते हैं कि हम अपने सेमिनार में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने के वे हकदार हैं। लेखक कहते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया होती है कि किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते हैं? या अगर यह संभव ना हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते हैं? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। लेखक कहते हैं, ना जाने क्यों मेरी इस सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे लोग तो बाज़ार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोच कर ही दहशत में आ जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने से डरते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे अनुभव में स्थायी तनख्वाह की चिकरघिन्नी में फंसे ज़्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। लेखक कहते हैं कि आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते हैं। ज़्यादातर माता पिता कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा कि नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? लेखक कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही सवाल किया था। शुक्र है कि मेरा जवाब था कि उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई थी। लेखक कहते हैं कि बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके
तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें परसेंटेज में भुगतान मिले, नहीं तो खुद के लिए काम करना। लेखक कहते हैं कि मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप खुद के लिए काम करें। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें या कमीशन पर काम करें, या फिर आमदनी या कंपनी के लाभ का परसेंटेज ले, या फिर स्टॉक ऑप्शंस चुनें। साधन चाहे जो भी हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणाम के आधार पर भुगतान मिलना चाहिए। लेखक कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। लेखक कहते हैं कि इसका पहला कारण यह है कि ज़्यादातर मिलेनियर्स अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं, और दूसरा कारण यह है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों में बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्च जैसे कार, यात्रा, शिक्षा और यहाँ तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास किसी बिजनेस की कोई जोरदार योजना ना हो तो चिंता ना करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। लेखक कहते हैं कि इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वे सभी प्रोडक्ट या सिस्टम हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा लगता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज़ बन सकता है। लेकिन, और एक बड़ा लेकिन है, एक पल के लिए भी यह ना सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, टाइम और एनर्जी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो 20,000 से 50,000 डॉलर तक की मासिक आमदनी, हाँ मासिक, कोई असाधारण बात नहीं है। लेखक कहते हैं कि चाहे जो हो, सिर्फ साइन करने और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने, शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच लें और आपको अच्छी आय भी हो जाए।
लेखक कहते हैं कि एक और विकल्प अपनी नौकरी के बदले में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो वह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इसके लिए कुछ कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आपके पास एक दो और क्लाइंट हों, भले ही वह पार्ट टाइम हो, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्सों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने ये पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाएं और आपको लीवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। लेखक कहते हैं कि आप सोच सकते हैं मेरा बॉस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। मैं इस बारे में इतनी गारंटी से नहीं कहूँगा। आपको यह बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। कंपनी को न सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती है, बल्कि इसके अलावा सरकार को उस तनख्वाह का 25% या इससे ज़्यादा टैक्स के रूप में देना होता है। लेखक कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ दें तो शायद सब मिलाकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है तो इसमें कंपनी की 50% बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज़ ले सकते हैं। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर लेखक कहते हैं कि मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था कि निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें परसेंटेज में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। और अंत में लेखक कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणाएं कहें कि मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। फिर अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।